साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल अमेजिंग बायो फंडा में। अमेजिंग बायो फंडा चैनल में हम बात करते हैं जीव विज्ञान के कठिन कंसेप्ट्स की और समझते हैं उन्हें बहुत ही साधारण भाषा में और बहुत सुंदर से चित्रों के साथ। तो साथियों, आप लोगों का प्यार मुझे मिला, आप लोगों ने बहुत अच्छे लाइक और कमेंट्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपके नॉलेज में वृद्धि करने के लिए और आपकी समझ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं शुरू करता हूं आज का नया टॉपिक। हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के थर्ड पार्ट यानी कि द्विपदनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड या द्विनाम पद्धति की। द्विपद या द्विनाम का मतलब होता है ऐसा नाम जिसमें के दो घटक हों। इसी प्रकार अंग्रेजी में बाइनोमियल, बाई मतलब दो, अर्थात एक ऐसा नाम जिसके के दो पद या दो घटक हों उसे ही बाइनोमियल या द्विपद नाम कहा जाता है और नामकरण की यह पद्धति द्विपद नाम पद्धति कहलाती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न, व्हाट इज योर नेम? क्योंकि ये टॉपिक आज हमारा द्विपद नाम पद्धति जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो मे भी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आपके घर पर मौजूद अनेकों सदस्य, आपके भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा फूफू या आपके दोस्त आपको अलग अलग नामों से जानते होंगे। मे भी वो आपको सोनू कहते हो, टिंकू कहते हो, मोनू या फिर टिंगू या लंबू, कुछ भी आपके साथी लोग आपको कह सकते हैं। लेकिन क्या ये आपके वैलिड नाम है, वास्तविक नाम है? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आपका वास्तविक नाम होता है जिसके आधार पर कि आपका एडमिशन विद्यालय में किया जाता है या आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस प्रकार के जो वैलिड डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं वही आपका वास्तविक या वैलिड नाम है। तो आपका वैलिड नाम क्या है, पहला प्रश्न हमारा होगा। दूसरा होगा कि आपके इस वैलिड नाम के फायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट है आपको अगर आपका ये नाम न रख करके अगर आपके कॉमन नेम के आधार पर ही आपको जाना जाता तो क्या फर्क पड़ता। अगला है आपका यह नाम ही वैध क्यों है, दूसरे नाम को आप वैध क्यों नहीं मानते हैं? तो आइए कुछ उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न है आपका वास्तविक एवं वैध नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम सोच लीजिए। दूसरा है आपके इस नाम का फायदा क्या है, जो आपको ये वैलिड और वैध नाम जो दिया गया है जिसके आधार पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि ये आपका एक सार्वत्रिक नाम है, यूनिवर्सल नेम है। आप दुनिया के किसी भी देश में रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, अपने घर में रहें या घर से बाहर रहें, आपका ये नाम बदल नहीं सकता। दूसरा, इससे पूरे संसार में आपको आसानी से ढूंढा और पहचाना जा सकता है। तीसरा बेनिफिट है कि इससे आपकी पहचान में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। अगर आपके कॉमन नेम्स की सहायता से आपको ढूंढने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि उसमें कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आपको वास्तविक और वैलिड नाम से अगर आपको ढूंढा जाता है तो आपको किसी भी बिना कंफ्यूजन के आपको ढूंढा जा सकता है। अगला, अगर आपके विषय में कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना कहीं पर भी मौजूद हो तो आसानी से वो हमें मिल जाएगी, जबकि आपके कॉमन नेम की सहायता से उस सूचना को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तीसरा प्रश्न, आपका यह नाम ही वैध क्यों है, दूसरा नाम वैध क्यों नहीं है? क्योंकि आपका यह नाम एक ऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा दिया गया है। जो भी आपके पुजारी हों या मौलवी साहब हों या ग्रंथी साहब हों, जो भी आपके वैलिड लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया है। नामकरण के मान्य नियमों का पालन करते हुए आपको ये नाम दिया गया है, इसीलिए आपका ये नाम वैध है। और बाकी के नाम इस प्रकार से नहीं दिए गए हैं, इसीलिए वे अवैध हैं या फिर आपके कॉमन नेम है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपके ये नाम होते हैं ठीक उसी प्रकार से जीवों के भी इसी प्रकार के नाम होते हैं। जीवों के कुछ नाम होते हैं कॉमन नेम, जिसके द्वारा उन्हें किसी एक क्षेत्र, किसी एक भूभाग या किसी एक देश में जाना जाता है। और वास्तविक नाम वो होते हैं या साइंटिफिक नेम वो होते हैं, वैज्ञानिक नाम वो होते हैं जिनके द्वारा उन्हें पूरे के पूरे विश्व में जाना जाता है और वे नाम सार्वत्रिक होते हैं और देश और भाषा के अनुसार बदलते नहीं है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपको यहाँ पर एक पक्षी दिखाई दे रही है। जनरली भारत में इस पक्षी को हम गौरैया कहते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो उसे वहां पर स्पैरो कहा जाता है। जर्मन इसे हॉस्परलिंग कहते हैं। हॉलैंड देश में इसे मुस के नाम से जाना जाता है, जबकि स्पेन में इसे गोरियोन कहा जाता है। पक्षी एक है लेकिन नाम उसके अलग अलग है, क्योंकि ये नाम स्थानीय भाषाओं या स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार हैं, इसीलिए इन्हें कॉमन नेम या वर्नेकुलर नेम कहते हैं और ये नाम चेंज हो सकते हैं। लेकिन
अगर हम इसी पक्ष की बात करें तो इसे एक नाम दिया गया है जो कि इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है, वो है पैसर डोमेस्टिकस। तो पैसर डोमेस्टिकस भारत में भी इसे जाना जाता है, यानी कि इंग्लैंड में भी, जर्मन, हॉलैंड और स्पेन में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इससे इसके नाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर माना आपको कोई एक वैज्ञानिक अध्ययन करना हो या आपको गौरैया के विषय में कोई वैज्ञानिक सूचना चाहिए हो, तो आप वहां पर जाकर के गौरैया या स्पैरो करके नहीं ढूंढेंगे। आपको वहां पर जाकर के केवल गौरैया का जीव वैज्ञानिक नाम लेना होगा और उस जीव वैज्ञानिक नाम के आधार पर आप वहां पर मौजूद सभी ग्रंथों में इसके उल्लेख को पढ़ पाएंगे और आपको आसानी से वो मिल भी जाएगा। बात करते हैं कि द्विपदनाम पद्धति दरअसल है क्या। जैसे आपने गौरैया के नाम में देखे, पैसर डोमेस्टिकस द्विपदनाम पद्धति। द्वि मतलब दो, पद मतलब स्टेप, यानी कि ऐसा नाम जिसमें कि दो घटक होते हैं, दो भाग होते हैं, वही द्विपदनाम पद्धति है। तो समझते हैं, नामकरण की वह प्रणाली जिसमें जीव के नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। अच्छा, अब ये जो नाम के घटक होते हैं क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो जो नाम का पहला घटक होता है वो होता है जीव का वंश का नाम, यानी कि उसके जीनस का नाम। दूसरा जो घटक होता है वो होता है जीव के जाति का नाम, अर्थात उसकी स्पीसीज का नाम। और जो इसके अंत में, स्पीसीज के अंत में छोटे इनिशियल के फॉर्म में जो उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है जिन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण किया हो या इसका वर्णन किया। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये आम का जीव वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें नाम के दो घटक हैं, पहला वंश और दूसरा जाति, और सबसे अंत में इसमें लिन लिखा गया है जो कि कैरोलस लिनियस के नाम को बताता है। तो अर्थात उन्होंने सबसे पहले इस जाति का वर्णन किया था। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब इसके नामकरण के क्या नियम हैं, कैसे करके हमने आम को मैंजीफेरा इंडिका कह दिया, हमने इसे कुछ और क्यों नहीं कहा, ऐसे कौन से नियम हैं। अब नामकरण के नियम जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जीवों के नामकरण के लिए अलग अलग संस्थाएं असाइंड हैं जो कि जीवों का नामकरण करती हैं, जैसे कि ICZN, ICBN, ICPAN, ICVN। ये संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं। मतलब ICZN जंतुओं का, ICBN वनस्पतियों का, ICPAN बैक्टीरिया का और ICVN वायरसेस का नामकरण करती है। तो इन्हीं अंतरराष्ट्रीय नामकरण के नियमों के अनुसार ये संस्थाएं जीवों को नाम देती हैं और एक ऐसा नाम देती हैं जो कि पूरे विश्व में एक ही होता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहली बात, जिस भी जीव का नामकरण किया जाएगा वह हमेशा लैटिन भाषा में ही किया जाएगा। दूसरा कि जीव का जो नाम है वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगला है, जो जीव का नाम लिखा जाता है उसका जो पहला पद होता है वो उसके वंश का नाम होता है और उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, जबकि जो दूसरा शब्द है वो जाति का नाम होता है और उसका पहला पद यानी पहला शब्द स्मॉल होता है। उसके अलावा अगर हस्तलिखित नाम है, हाथ से लिखा गया है, तो उसमें वंश और जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। अगर नाम प्रिंटेड है तो उसे केवल तिरछा लिखा जाता है, अंडरलाइन नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके जीव वैज्ञानिक नाम है वो सार्वत्रिक होने चाहिए, पूरे विश्व में वैलिड होने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ नियम है जिनके आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। जैसे इसमें देखते हैं, आम का जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि इसका जो ये नाम दिया गया है ये लैटिन भाषा में है और इसके सभी के सभी अक्षर आपको इटैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तिरछे दिखाई दे रहे हैं। इसका पहला जो पद है यानी मैंजीफेरा, ये आम के वंश को दिखाता है और इसका पहला अक्षर कैपिटल है। वहीं इसका जो दूसरा पद है वो इंडिका, वो आम की जाति को दिखा रहा है और इसका पहला अक्षर स्मॉल है। ये नाम सार्वत्रिक है, आम को आप कहीं भी ढूंढें और इस नाम से ढूंढेंगे तो आपको अवश्य ही आम ही मिलेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के लोकल नेम वगैरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे समझते हैं त्रिपद नाम पद्धति। त्रि मतलब तीन, पद मतलब स्टेप या घटक। ऐसा नाम जिसमें कि नाम के तीन घटक होते हैं वही त्रिपद नाम पद्धति कहलाती है। तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। जाति के बाद उपजाति का या किस्म यानी वैरायटी का नाम लिखा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि द्विपद नाम पद्धति में हमने देखा कि वंश और जाति का नाम था, लेकिन त्रिपद नाम पद्धति में हम वंश और जाति के नाम के बाद एक और पद जोड़ते हैं और वह पद दिखाता है उस जीव की जाति की जो कोई उपजाति या जो कोई प्रजाति उसमें हो उसका नाम। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं एस्केरिस का, इसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस।
और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की वो प्रजाति जो कि मनुष्य के भीतर पाई जाती है, उस प्रजाति का नाम है ह्यूमेनिस। तो इसीलिए इसका नाम हो गया 3 पद में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ह्यूमेनिस। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, कौवा। कौवा जो कि भारत में बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसका नाम कुछ और है, जबकि बर्मा में पाई जाने वाली प्रजाति कौवे की कोई दूसरी है और श्रीलंका में अलग प्रजाति का कौवा पाया जाता है। लेकिन क्योंकि इनकी जाति एक है और एक ही जाति के भीतर ये अलग अलग प्रजातियां हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं। देखिए, समझिएगा कि जब किसी भी भूभौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वातावरणीय दशाओं के कारण किसी जाति के जीवों में कोई विभिन्नता आ जाती है, तो उसके कारण वे अपनी जाति के सदस्यों से कुछ अलग से दिखाई देते हैं और इसी आकारिक विभिन्नता के कारण वो एक अलग प्रजाति के रूप में पहचाने जाते हैं। तो भारतीय कौवे की जो प्रजाति है उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, जबकि वर्मी कौवे का जो प्रजाति है वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, और श्रीलंकाई कौवे को जाना जाता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस के नाम से। तो अर्थात स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस और प्रोटिगेटस ये कौवे की 3 प्रजातियां हैं जो कि इन 3 अलग अलग देशों में पाई जाती हैं, और कौवे का जीव वैज्ञानिक नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो इस प्रकार से इसके नाम में 3 घटक हैं, अर्थात यह त्रिपद नाम पद्धति कहलाती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का, एवं इन सभी स्रोतों का जहां से भी ये अध्ययन सामग्री ली गई है। और प्लीज बने रहिए आप हमारे चैनल पर और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अमेजिंग बायो फंडा के साथ लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे नए वीडियोस के तुरंत अपडेट्स। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में, और बने रहिए अपने चैनल अमेजिंग बायो फंडा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।